एक भौतिक प्रदेश अपने कंप्लीट कर लिया है। अरावली, अरावली नहीं, वो थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में कोई बात पूछनी है क्या? पहले तो ये बताओ, थार के मरुस्थल में कुछ पूछना है? कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो? कुछ नहीं पूछना किसी को? आगे शुरू करें फिर? ठीक है, हमें आज शुरू कर लेते हैं। थार का मरुस्थल हमने पढ़ लिया। अब हमें आज जो शुरू करेंगे वो अरावली पढ़ लेते हैं। अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश। पहले सबसे पहले समझने वाली जो बात है ना, उस बात को अपने क्या समझते हैं, उसके बाद में अरावली के बारे में अपने बात कर लेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली क्या है? अरावली एक पर्वत है। अरावली क्या है? एक पर्वत है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्वत है? हम क्यों माने कि ये एक पर्वत है ना? तो इसके लिए क्या है, इसके लिए अपने जो भूगोलवेता है उन्होंने एक पैमाना लगभग निर्धारित कर रखा है। थोड़ा बहुत अलग अलग मिल सकता है अलग अलग भूगोलवेताओं के अनुसार, लेकिन एक औसत अपने बात कर लेते हैं। भूमि के ऊपर कोई भी जो ऊंचाई है ना, कोई भी ऊंचाई है, उस ऊंचाई को हमें समुद्र तल से मापते हैं। कहां से मापते हैं? समुद्र तल से। क्या ऐसा हो सकता है कि हिंद महासागर का पानी ऊंचा है, प्रशांत महासागर का पानी नीचा है? या ऐसा हो सकता है कि पानी की एक टंकी के अंदर एक कोने में पानी इतना ऊंचा है और दूसरे कोने में इतना नीचा है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पानी हमेशा क्या रहता है? एक लेवल में रहता है, एक तरल पदार्थ के रूप में, इसलिए एक लेवल में रहता है वो। तो भूमि के ऊपर कोई भी स्थल रूप है, उस स्थल रूप का जो निर्धारण किया जाता है वो सागर तल से किया जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि ये पानी का लेवल है और पानी का लेवल यहां पर मैं ऊंचाई मीटर में मापता हूं, तो ये ऊंचाई 0 मीटर है। अगर कोई भाग 0 मीटर से लेकर के और अधिकतम अपने बात करें 300 मीटर तक, 300, 350, 400 भी हो सकता है, औसत अपने बात करें कि औसत अगर इस भाग की ऊंचाई यहां तक 300 मीटर है और लगभग लगभग ये समतल है, तो इसे हम मैदान कहेंगे। इसे हम क्या नाम देंगे? इसे मैदान नाम देंगे। वो सागर के पास में तटवर्ती मैदान हो सकता है, किसी नदी के द्वारा निर्मित है तो नदी द्वारा निर्मित मैदान हो सकता है। फिर क्या है कि लगभग हम ये कहें कि 300 मीटर से ऊंचा, लेकिन लगभग लगभग उसकी ऊंचाई है, वो ऊंचाई हम मान लेते हैं 600 मीटर। कितनी ऊंचाई मान लेते हैं? 600 मीटर। 600 मीटर तक ऊंचा भाग है, यानी कि ये यहां पर ऊंचाई 300 मीटर हो गई। यहां से कोई ऐसा भाग है जो लगभग लगभग कितना ऊंचा है? 600 मीटर तक ऊंचा है, और ऊपर से क्या है? समतल है, और आसपास के भूभाग से क्या है? ऊपर उठा हुआ है। तो ऐसे भूभाग को हम नाम देते हैं पठार। ऐसे भूभाग को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। पठार की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से अधिक होकर के 900 मीटर भी हो सकती है, वो एक अलग बात है। जब औसत बात करते हैं तब औसत अपने बात कर सकते हैं। लगभग 600 मीटर तक की ऊंचाई तक वाला भाग है जो ऊपर से समतल है, आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। फिर पठार के बाद में अपने बात करें कि इस 600 मीटर से लेकर के और ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई मैं मान रहा हूं कि ये ऊंचाई लगभग है 1800 मीटर। 1800 मीटर की ऊंचाई तक, 600 मीटर से लेकर के 1800 मीटर की ऊंचाई तक वाला भाग अगर उबड़ खाबड़ है, उसके अंदर कुछ चोटियां, तो ऐसे क्षेत्र को हम नाम देंगे पहाड़ी। क्या नाम देंगे? पहाड़ी नाम देंगे। और अगर 1800 मीटर से ऊंचाई और इसकी ऊंचाई लगभग अपने बात करें, इसकी ऊंचाई है 2700 मीटर तक। कितनी ऊंचाई है? 2700 मीटर तक। तब हम इसे नाम देंगे पहाड़। क्या नाम देंगे इसे? पहाड़। अगर किसी भूभाग की ऊंचाई
2700 मीटर से अधिक है, 2700 मीटर से क्या है, अधिक है, तो इसे हमें नाम देंगे पर्वत। इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम पर्वत कहेंगे। यानी कि कोई भी स्थल रूप है, ऊंचा है नीचा है, उसका निर्धारण किसके आधार पे किया जाता है, ऊंचाई के आधार पे किया जाता है। और ऊंचाई कहां से मापी जाती है, समुद्र तल से। लगभग सभी समुद्रों का जो लेवल होता है वो एक ही होता है। कोई 19-20 का एक अंतर हो जाए वो एक अलग बात है, कोई ज्वार भाटे के कारण, बाकी लेवल क्या होता है, एक जैसा रहता है, एक समान रहता है। तो समुद्र तल से मापा जाता है। पहले अपने जो भारत के अंदर ऊंचाई मापी जाती थी, समुद्र तल जो लिया जाता था वो चेन्नई से लिया जाता था, वर्तमान में ये मुंबई से भी लिया जाता है। तो ऐसा तो कोई प्रश्न बनेगा नहीं कि सागर तल कहाँ से लिया जाता है, कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि सारे सागरों के जो जल का ऊपरी लेवल है वो एक समान है। गहराई अलग अलग हो सकती है लेकिन ऊपर का लेवल है वो समान है। मान लो कि एक एक अपने पास मान लो कि पानी की टंकी है, डिग्गी है, मान लो डिग्गी का एक कोना ज्यादा गहरा है, तो सीधी सी बात है गहराई ज्यादा होगी, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि ऊपर भी उसके लेवल में कोई अंतर आएगा, ऊपर थोड़ी अंतर आएगा। तो पानी की जो समुद्र तल है वो समुद्र की तली से न लेकर के पानी का जो ऊपरी हिस्सा है ना वहां से लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। तो एक तो आपको ये डायग्राम बनाना है कि अपने को पता होना चाहिए कि मैदान किसे कहेंगे, पठार किसे कहेंगे, पहाड़ी किसे कहेंगे, पहाड़ किसे कहेंगे और पर्वत किसे कहेंगे। ये डायग्राम आप बना लो, लगभग इसी प्रकार से बना लो, ताकि जब कभी भी अपने को आवश्यकता पड़े कि पैमाना क्या है, लगभग औसत पैमाना क्या है, तो हम इसको समझ सके। ये बना लो पहले। नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अरावली के निर्माण की। अरावली का निर्माण, अरावली का निर्माण कैसे हुआ, या कोई भी जो पर्वत है वो प्रमुख रूप से जो पर्वत है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हमें पहली बात तो ध्यान में रखनी है कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है। अरावली एक वलित पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसे लिखते हैं, श्रृंखला ऐसे लिखते हैं या ख्याल आता है, सही है क्या, बता देना, मेरे को हिंदी थोड़ी कमी आती है, इंग्लिश अपने को बिल्कुल ही नहीं आती। ठीक है, कुछ नहीं आता बस, ठीक है, भूगोल आती है ठीक ठाक सी, वो अपने देख लेते हैं। वैसे भी भूगोल में कोई हिंदी का इंग्लिश का कोई रोल है नहीं, कोई गलती लगे तो आप सही कर लेना। देखो, श्रृंखला का मतलब क्या है, श्रृंखला का, जैसे अपने कल एक बालू का स्तूप पढ़ा था, नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप
क्या होता है कि श्रृंखला के अंदर, क्रम के अंदर बालू का दौरों की संख्या या बालू का स्तूपों की संख्या क्या है, नेटवर्क है, श्रृंखला एक। ऐसे ही क्या है, पर्वतों की जो श्रृंखला है, लगातार पर्वती पर्वत है तो एक श्रृंखला बन गई, तो इसे हम क्या एक पर्वत श्रृंखला का नाम दे देते हैं। यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी अधिक है, 2700 मीटर से अधिक है। अगर 2700 मीटर से कम है तो फिर वो पहाड़ी की श्रेणी में या पहाड़ की श्रेणी में आ जाएगी। इसकी अरावली जब बनी थी तब इसकी ऊंचाई 2700 मीटर से अधिक थी, इसलिए इसे पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अब वलित का मतलब क्या है? वलित का मतलब है, वलित पर्वत का निर्माण दो कंडीशन के अंदर होता है। एक तो जब होता है कि दो प्लेटें, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। प्लेट का मतलब है कि ये जो पृथ्वी बनी हुई है ना, इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, अलग अलग टुकड़े हैं। भूमंडल के क्या है, भूमि के अलग अलग टुकड़े हैं जो आपस में लगभग जुड़े हुए, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। और ये प्लेट स्थिर नहीं है, ये गति करती रहती है। कोई किधर चलती है, कहीं आमने सामने की गति होती है, कहीं एक दूसरे से दूर हटने की गति होती है। कुछ ऐसी प्लेटें भी है जो एक दूसरे के सहारे भी क्या करती है, गति करती है। कई प्रकार की इनमें गतियां होती है। वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो वलित पर्वत का निर्माण पहली कंडीशन में अपने बात करें कि जब दो प्लेट आमने सामने गति करे, ये प्लेट है हल्की, ये प्लेट है भारी। ऐसे मान लो कि पृथ्वी के दो टुकड़े हैं, एक भारी है एक हल्का है। तो अब अगर ये आमने सामने आएंगे ना, तब ये आमने सामने आएंगे तब क्या होगा कि जो भारी प्लेट होगी ना, वो हल्की प्लेट के नीचे की ओर गति करेगी। और जब नीचे की ओर गति करेगी, जैसे मैं कहूं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का आपने एक डायग्राम ले लिया और ये पृथ्वी का केंद्र है, तो मैंने ये भाग ले लिया पृथ्वी का। जो प्लेटें हैं वो यहां पर है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये हल्की है ये भारी है। तो भारी प्लेट क्या करेगी, भारी प्लेट इस हल्की प्लेट के नीचे की ओर गति करेगी। जैसे ये इस पृथ्वी के अंदर इस प्लेट के नीचे जाएगी, नीचे की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है पृथ्वी का। जैसे नीचे जाएगा, ये प्लेट नीचे जाएगी, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने के कारण ये वाली जो प्लेट है ना, ये प्लेट पिघल जाएगी। ये प्लेट क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। और पिघलने के कारण एक लावा का रूप धारण कर लेगी, है ना। जैसे जैसे ये इधर से गति करती जाएगी, वैसे वैसे ये इसके नीचे आती जाएगी और पिघलती जाएगी। और पिघलने के बाद में नीचे तो क्या है, पृथ्वी में जा नहीं सकती, ये किस ओर आएगी, ये ऊपर की ओर आएगी। और ऊपर की ओर आएगी तब इस प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर क्या है, एक पर्वत श्रृंखला का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। यानी कि दबाव लगता है एक दूसरे पर, दो प्लेटें इस प्रकार से गति करती है। जैसे अपने पास फुट्टा होता है, फुट्टे को दोनों ओर से दबाएंगे तब क्या होगा, वो बीच से ऊपर निकलेगा और एक सीमा तक ऊपर निकलने के बाद में हो सकता है वो टूट जाएगा। ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। और ऐसा जो पर्वत कहलाता है वो किस प्रकार का पर्वत कहलाता है, वलित पर्वत कहलाता है। इस प्रकार के पर्वत वलित पर्वत। अगर लंबी श्रृंखला के अंदर है तो पर्वत श्रृंखला, वलित पर्वत श्रृंखला। हिमालय भी ऐसे ही बना है, ऐसे ही अरावली बनी है। अब अरावली के बारे में क्या है, अरावली के बारे में ये बात है कि जो अरावली बनी है ना, अरावली गोंडवाना लैंड के अंदर वलन पड़ने के कारण क्या बनी है, बनी है। अब एक तो ये बात होगी कि आपस में दो प्लेट टकराए तो वलन पड़ सकता है। एक कई बार क्या होता है कि भूमि जब आगे गति न करे, जैसे अपने पढ़ते हैं कि ये एशिया महाद्वीप है और ये अपने प्रायद्वीप वाला जो भारत है ये पहले यहाँ पे था, ये धीरे धीरे गति करके आके एशिया महाद्वीप के साथ में यहाँ पर जुड़ा है। तो कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस समय ये भाग यहाँ पर जुड़ा होगा इस प्रकार से, तब क्या है, ये भाग इस ओर गति कर रहा है, ये भाग यहाँ पे टकरा गया। अब बीच में क्या है, दबाव लग रहा है। तो उस दबाव लगने के कारण भी क्या है, एक प्लेट के अंदर भी वलन पड़ने के कारण किसी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। कौन से काल में हुआ, तो हम कह सकते हैं धारवाड़ काल के अंदर हुआ, या धारवाड़ कर्म के अंदर हुआ, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण है
वो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ। तो हम ये जो निर्माण वाली जो मैंने बात बताई है, ये बात समझ में आई है या नहीं आई? सबके समझ में आ गई? वापिस रिपीट करनी है तो मैं रिपीट कर देता हूं। देखो वापिस देख लो कि दो प्लेट जब आमने सामने गति करती है तब भारी प्लेट हमेशा हल्की प्लेट के नीचे आती है। नीचे जाने पर वो पिघल जाएगी तापमान ज्यादा होने के कारण, और वो पिघला हुआ लावा जब ऊपर आएगा तो वहां पर एक वलित पर्वत श्रृंखला का या पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा, है ना। ये लावा पिघल गया, पिघले हुए लावे के ऊपर आने से जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है उसे वलित पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। इस प्रकार ये अपने अरावली का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो हम निर्माण में लिखते हैं, लिखिए निर्माण में हम लिखेंगे कि अरावली का निर्माण, ये तो लिखा हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि गोंडवाना लैंड में वलन के कारण, गोंडवाना लैंड में वलन के कारण इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। काल कौन सा था निर्माण के समय? तो हम कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं प्री कैम्ब्रियन काल, या हम कह सकते हैं कि धारवाड़ काल। कौन सा काल है? धारवाड़ काल। जब हम खनिज पढ़ते हैं ना तब प्री कैम्ब्रियन का नाम नहीं आता, तब बार बार नाम आएगा धारवाड़। तो इसलिए हम यहीं से लिख के चलते हैं कि अरावली का निर्माण कौन से काल में हुआ? धारवाड़ काल में हुआ। अरावली का निर्माण कब हुआ, कितने साल पहले हुआ? विद्वानों में एक मत नहीं। कोई कहते हैं कि अरावली का जो निर्माण है वो 65 करोड़ साल पहले हुआ था, कोई कहते हैं कि अरावली का जो निर्माण है वो 48 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसलिए हम आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है कि 65 करोड़ साल पहले हुआ था, 45 या 48 करोड़ साल पहले हुआ था, इसलिए हम उस बात के अंदर जाते ही नहीं है। आज तक जो प्रश्न है वो ये है कि कौन से काल में बनी, तो प्री कैम्ब्रियन काल या धारवाड़ काल में। बनी कैसे? दो प्लेटों के आपस में टकराने से, या जिस भाग पर अरावली वर्तमान में स्थित है उस भाग का नाम है गोंडवाना लैंड। उस गोंडवाना लैंड में वलन पड़ने के कारण इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। देखो मैंने एक शब्द लिखा है अभिसरण। ये अभिसरण शायद मैंने आपको नहीं बताया। अभिसरण का यही मतलब है कि जब दो प्लेट आमने सामने गति करती है ना, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये अभिसरण कहलाती है। और जब कोई दो प्लेट विपरीत दिशा के अंदर गति करती है तो ये अपसरण कहलाती है, अपसरण। और जब दो प्लेट बिल्कुल आसपास गति करती है तो ये सरकसी गति कहलाती है, सरकसी गति। तो ये थोड़ी प्लेटों की गति है, कई प्रकार की गतियां होती है। अभी जो अपने को ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि अरावली का निर्माण प्लेटों में अभिसरण के कारण हुआ है। ये बात ध्यान में रखिए। आ गई होगी बात समझ में? देखो फिर कई बार क्वेश्चन क्या आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि अरावली वर्तमान में जहां अरावली है वहां पहले चट्टानें थी, किस प्रकार की चट्टानें थी? आ जाता है प्रश्न, कौन से प्रकार की चट्टान थी? तो हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पहले देहली कर्म की चट्टानें थी। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अरावली से पहले कुछ चट्टानें थी, उन्हें कौन सा नाम दिया है? देहली कर्म की चट्टानें नाम दिया है। आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है कि वापिस रिपीट हो जाए। इसको डिटेल में और डिटेल में भी आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने काम का नहीं। अपने जहां तक अपने प्रश्न बनता है अपने वहीं तक इसको क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। तो हम लिख देते हैं कि अरावली के निर्माण से पूर्व, अरावली के निर्माण से पूर्व यहां देहली कर्म की चट्टानें पाई जाती थी।
देहली क्रम की चट्टानें पाई जाती थी। और कुछ विद्वान हैं, उन विद्वानों ने इस चीज का प्रमाण भी दिया है कि यहाँ पर जो देहली क्रम की चट्टानें थी वो 3 श्रेणियों के अंदर थी। एक अलवर समूह के अंदर थी, दूसरी अजबगढ़ समूह के अंदर थी और तीसरी रायलो समूह के अंदर थी। कई बार के ये प्रश्न भी जैसे आरएस के पेपर में या फर्स्ट ग्रेड के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो डीप क्वेश्चन है। लिखवा दूं क्या? 3 क्रम इसके भी। देहली क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? तो देहली क्रम को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो हमने क्या लिखा कि अरावली के निर्माण से पूर्व यहाँ देहली क्रम की चट्टानें थी जिसके 3 समूह, जिसके 3 समूह निम्न है। कौन से हैं 3 समूह? तो हम एक एक करके नोट कर लेते हैं। एक है अलवर समूह, अलवर समूह। दूसरा है अजबगढ़ समूह और तीसरा है रायलो समूह। अलवर समूह, अजबगढ़ समूह और रायलो समूह, 3 प्रकार की ये क्या है अपने श्रेणियां हैं जो राजस्थान के अंदर पाई जाती है, जो अरावली के निर्माण से पहले की है, जिन्हें देहली क्रम की चट्टान के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि रायलो समूह का संबंध है तो हम अरावली से नहीं करेंगे। किस चट्टान से है? देहली क्रम की चट्टान से, जो अरावली के निर्माण से पहले की। ये भी बात अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फिर अपने बात करें कि जब अरावली बनी थी, अरावली का निर्माण हुआ था, उस समय अरावली की ऊंचाई कितनी थी? तो लिखेंगे निर्माण के समय, निर्माण के समय अरावली की ऊंचाई, तो निर्माण के समय अरावली की ऊंचाई थी 2800 मीटर। अब देखो उस टेबल के अनुसार जो हमने बनाई थी कि अगर किसी भूभाग की ऊंचाई 2700 मीटर से अधिक होती है तो किस में आता है? पर्वत में आता है। अब बाद में उसका अपर्दन हो गया इतने सालों के अंदर, वो एक बात अलग है, लेकिन जब निर्माण हुआ था तब वे किस में शामिल था? पर्वत में शामिल था। फिर बात करें कि वर्तमान में ऊंचाई कितनी है, लिखिए अरावली की वर्तमान में ऊंचाई, अरावली की वर्तमान में ऊंचाई तो 930 मीटर। वर्तमान ऊंचाई की बात कर ले अरावली की, तो वर्तमान ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अरावली की ऊंचाई बढ़ेगी? घटेगी, क्योंकि ऊंचाई है जैसे अभी हिमालय, हिमालय युवावस्था के अंदर है, युवा है, अभी बढ़ रही है उसकी ऊंचाई, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि हिमालय जब पुराना हो जाएगा तब हिमालय की ऊंचाई भी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। अरावली पहले जब अरावली का निर्माण हुआ था उसमें अरावली की भी ऊंचाई बढ़ रही थी, लेकिन एक सीमा के बाद में क्या है उसकी ऊंचाई घटने लग गई। तो इस प्रकार वर्तमान में ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर हम बात करते हैं अरावली के कुछ 2-3 अपने क्या है जो प्राचीन नाम है या उपनाम है, उन नामों की अपने बात कर लेते हैं। अरावली को प्राचीन काल में किन किन नामों से जाना जाता था? तो लिखिए अरावली के उपनाम, अरावली के उपनाम, अरावली के खूब उपनाम है, कितने लिख लो भले, लेकिन अपने क्या 3-4 जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा पूछे जाते हैं उनको अपने नोट करते हैं। 1 नंबर पे नोट कीजिए अपने परिपत्र, परिपत्र, परिपत्र। परिपत्र जो नाम अरावली को मिला है, ये नाम मिला है अपने ग्रंथ है विष्णु पुराण, इस विष्णु पुराण के अंदर मिला है। विष्णु पुराण, हाँ विष्णु पुराण के अंदर ये नाम मिला है, विष्णु पुराण जो ग्रंथ है उसमें। फिर हम बात करते हैं मेरू, ये राजस्थान की भौगोलिक शब्दावली के अंदर है, राजस्थान की भौगोलिक भाषा बोल सकते हैं या भौगोलिक
शब्दावली के अंदर क्या बोल देते हैं, मेरू नाम से जानते हैं अरावली को। 3 नंबर पे नोट कीजिए आप। इसके बाद में आपने अबुल फजल का नाम सुना है क्या? किसका दरबारी था अबुल फजल? अबुल फजल किसका दरबारी था? अकबर का दरबारी था। और अबुल फजल ने इसे नाम दिया है उक्तंट की गर्दन, ऊंट की गर्दन के समान, उक्तंट की गर्दन। अबुल फजल, अबुल फजल और फिजी 2 भाई थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। हाँ, ऊंट की गर्दन के समान उन्होंने नाम दिया कि लगभग इसकी आकृति क्या है, ऐसी है। और एक अपने घोड़े वाले बाबा है कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने क्या नाम दिया? कर्नल जेम्स टोड ने अरावली को कहा हिंदू ओलंपस, हिंदू ओलंपस। कर्नल जेम्स टोड। ये तो ये 3-4 जो नाम है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। परिपत्र, मेरू, ऊंट की गर्दन के समान और हिंदू ओलंपस। आगे अपने बात करें, जैसे कि अरावली की आकृति कैसी है? अरावली की आकृति, अरावली की आकृति बता सकते हो अरावली की आकृति कैसी है? अरावली की आकृति या तो हम कहेंगे कर्णवत, कैसी है? कर्णवत। या हम कह सकते हैं कुछ किताबों में अपने को मिल जाती है कि तानपुरे के समान, तानपुरे के समान, कर्णवत या तानपुरे के समान अरावली की आकृति है। और अरावली के अंदर जलवायु कैसी पाई जाती है? तो अरावली के अंदर अपने देखते हैं कि अरावली के अंदर जो वर्षा होती है, अरावली में वर्षा होती है 50 से 70 सेमी के आसपास, अधिकांश भागों के अंदर जो औसत अपने बात करें। जैसे ये अरावली है, यहाँ पे अरावली के अगर इस भाग को छोड़ दे तो बाकी इस भाग में जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 50 से 70 सेमी होती है। अगर कहीं वर्षा 25 सेमी से कम है तो वो शुष्क जलवायु है। अगर वर्षा 25 से 50 सेमी है तो वो अर्ध शुष्क जलवायु है। और कहीं अगर वर्षा 50 से 70 सेमी है तो वो उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है। कैसी जलवायु है? उपाद्र। अरावली में वर्षा कितनी होती है? 50 से 70 सेमी। तो लिखेंगे जलवायु, तो जलवायु है उपाद्र जलवायु है। वर्षा की हम बात कर ले तो औसत अगर वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा कितनी होती है? 50 से 70 सेमी। या अगर एमएम में लिखें तो 500 से 700 एमएम। दोनों बातें अपने को ध्यान में रखनी है। एमएम में भी पूछी जा सकती है और अपने सेमी में भी पूछी जा सकती है। गलत कराने के लिए वो क्या करेगा, वो ये लिख सकता है कि राजस्थान अरावली में वर्षा होती है, पहला ऑप्शन लिख देगा 50 से 70 एमएम। अपने एमएम पढ़ेंगे ही नहीं, अपने तो 50 से 70 देखेंगे। और जैसे 50 से 70 देख लिया, शुरू वाले ऑप्शन का आगे वाले नहीं देखे, तो फिर समझ लो कि अपने माइनस में गए। इसलिए दोनों बात ध्यान रखनी है कि एमएम में पूछ रहा है तो 500 से 700 एमएम, अगर सेमी में पूछ रहा है तो 50 से 70 सेमी। मृदा कैसी पाई जाती है? मिट्टी, मृदा। तो मृदा अपने कह सकते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है, या तो वो देगा कि लाल रंग की मिट्टी है तो लाल रंग की मिट्टी सही है। अगर वो घुमाने की कोशिश करेगा तो वो लिखेगा कि भूरी लाल कंकरीली मृदा है। तो कंकरीली जहां पहाड़ पर्वत होंगे वहां कंकर तो होंगे ही। भूरी इसलिए है कि मरुस्थल के पास में, तो हो सकता है कुछ मरुस्थल की मिट्टी आ जाए। और प्रॉपर रूप से जो अरावली की मृदा है वो कैसी? लाल है। तो लिखेंगे भूरी लाल कंकरीली मृदा, कंकरीली मृदा। फिर हम बात करें कि प्रमुख फसल कौन सी होती है इस लाल मृदा के अंदर,
तो लाल मृदा के अंदर प्रमुख रूप से फसल होती है मक्के की। कौन सी फसल होती है? मक्के की फसल होती है। मक्के की फसल क्यों होती है? क्योंकि मक्के के लिए ऐसी अन उपजाऊ उबड़ खाबड़ भूमि चाहिए होती है और ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। 50 से 70 सेमी की वर्षा के अंदर या अपने मान सकते हैं कि ये फसल आसानी से पैदा हो जाती है। ज्यादा उपजाऊ भूमि की आवश्यकता मक्के की फसल के लिए नहीं होती है। फिर बात करते हैं अपने वनस्पति की। किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वनस्पति उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती यानी कि जो अपने पत्ते गिराते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण यानी कि जहां तापमान ज्यादा रहता है, शुष्क ज्यादा वर्षा नहीं होती है, पर्णपाती जहां पत्ते गिराते हैं, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन थार के मरुस्थल में कौन सी वनस्पति थी? मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति। जीरोफाइट अलग प्रकार की है, पेड़ पौधे बड़े नहीं होते, जड़ें गहरी होती है, छाल कठोर होती है, तना भी कठोर होता है, कांटे बड़े होते हैं, पत्तियां छोटी होती है। ये उनकी क्या है? विशेषता होती है। ये इनकी विशेषताएं अलग है। पेड़ बड़े भी हो सकते, जितनी वर्षा की मात्रा होगी उसी प्रकार से क्या होंगे? पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाएंगे। फिर अपने बात करें कि अरावली की चौड़ाई, किस प्रकार से अरावली फैली हुई है। तो इस मैप के अंदर अपने देखते हैं कि अरावली किस प्रकार से फैली हुई है। इस मैप को देखने में आपको क्या लग रहा है कि अरावली की चौड़ाई किस ओर ज्यादा है और किस ओर कम है? ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है। चौड़ाई किस ओर बढ़ रही है? चौड़ाई है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रही है। सही है क्या? उत्तर पूर्व उधर कम है और दक्षिण पश्चिम इस साइड में क्या है? ज्यादा है। अगर प्रश्न हम देखो, प्रश्न यहां से क्या आता है कि अरावली की चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती जाती है, तो सही है कि दक्षिण पश्चिम के अंदर जाता है और उत्तर पूर्व की ओर कम है। फिर ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं देकर के वो ये रह जाए कि अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, तो भी क्या है? सही है। तो दोनों ही बातें एक ही प्रकार से अपने क्या समझ में आ जाएगी। तो अपने लिखिए कि अरावली की चौड़ाई, अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से, अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर, की ओर बढ़ती जाती है। अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करें कि अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ है। अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार देखो, अरावली के विस्तार की अपने बात करें, इस मैप में आप देखो, पहले बनाना नहीं है, ये समझना है। यहां पर भारत के अंदर द्वीप है, इन्हें बोलते हैं लक्षद्वीप समूह है।
ये दिल्ली है यहाँ पर, और दिल्ली से आगे अपने यहाँ बात करें तो यहाँ पर है हरिद्वार। हरिद्वार वास्तव में कुछ जो भूगोलवेत्ता है उनका मानना है कि अरावली वास्तविक रूप से जो अरावली की एक प्रकार से जो शुरुआत होती है ना, वो इस लक्षद्वीप समूह से होती है। पहले ये अरब सागर के अंदर है, और उसके बाद में क्या है, ये इस प्रकार से गुजरात से होते हुए अपने हरिद्वार तक है। एक बात तो ये मिलती है इसके बारे में। फिर अगर अपने वास्तविक स्थिति की बात करें कि ये स्पष्ट रूप से दिखाई कहाँ देती है, तो ये एक तो गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर हरियाणा में, और फिर दिल्ली के अंदर, यहां तक ये प्रमुख रूप से अपने को दिखाई देती है। अगर पूछे कि संपूर्ण विस्तार, तो संपूर्ण विस्तार लक्षद्वीप समूह से लेकर हरिद्वार तक। वास्तविक विस्तार तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, सबसे ज्यादा तो राजस्थान, सबसे ज्यादा कहां पर है, राजस्थान के अंदर। तो लिखिए अरावली का विस्तार लिखेंगे कितनी जगह है, तो एक गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में। हाँ जी, किलोमीटर क्या, किलोमीटर अभी अपने डायग्राम में देखेंगे। हाँ, टोटल 692, राजस्थान में 550 है, वो अभी नहीं लिखना आपने, उसको कोई थोड़े सही ढंग से लिखेंगे। ये बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। आ सकता है प्रश्न कि अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, या एक लाइन के अंदर आप लिख सकते हो, तो लक्षद्वीप समूह से लेकर के हरिद्वार तक है। लिखेंगे क्या, ये ऐसे बना रहे हो, बना लिया, फिर ठीक है। इसमें दर्शा दो इसको। अब हमें बात कर लेते हैं अरावली का, एक डायग्राम बना लेते हैं अपने। जैसे अरावली अपने शुरू होती है गुजरात के अंदर, एक स्थान पड़ता है पालनपुर। कौन सा स्थान पड़ता है, पालनपुर पड़ता है गुजरात में, यहां से शुरू होती है। और इसका अब जो अपने स्पष्ट रूप से विस्तार है वो है दिल्ली तक। दिल्ली खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। पालनपुर गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक का जो विस्तार है, यह विस्तार कितने किलोमीटर है, 692 किलोमीटर विस्तार है। फिर अपने बात करें कि इसका राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है, तो राजस्थान में इसका विस्तार शुरू होता है, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक स्थान पड़ता है खेड़ बर्मा। कौन सा स्थान है, खेड़ बर्मा। लगभग अपने बात कर सकते हैं कि राजस्थान में विस्तार शुरू होता है सिरोही से, और नीम का थाना के अंदर एक स्थान पड़ता है खेतड़ी। वर्तमान जिला कौन सा पड़ता है, नीम का थाना। तो इस नीम का थाना जिले में खेतड़ी तक इसका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। और राजस्थान में इसके विस्तार की बात करें तो राजस्थान में इसका विस्तार कितने किलोमीटर है, 550 किलोमीटर राजस्थान में इसका विस्तार पाया जाता है। फिर अपने बात करें कि राजस्थान में हम अरावली को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। इस प्रकार से यह है दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, यह है मध्य अरावली,
और ये है उत्तरी अरावली। अब इसमें जैसे देखने से ही अपने को पता चल रहा है कि अरावली का कौन सा भाग ज्यादा ऊंचा है, फिर कौन सा भाग है, और सबसे नीचा कौन सा भाग है, उत्तरी भाग है। तो इसी प्रकार से इसका क्या पाया जाता है, ऊंचाई का क्रम पाया जाता है। ये सबसे ऊंचा भाग दक्षिणी भाग है जो सिरोही और उदयपुर जिले के अंदर प्रमुख रूप से विस्तृत है। उसके बाद में मध्य भाग है जो प्रमुख रूप से अजमेर जिले में, ब्यावर जिले के अंदर फैला हुआ है। और फिर उत्तरी भाग है जो सीकर में, नीमका थाना के अंदर, झुंझुनू के अंदर, जयपुर के अंदर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, इन जिलों के अंदर प्रमुख रूप से फैला हुआ है। तो आगे अपने क्या करेंगे, आगे इसको हम क्या 3 भागों के अंदर बांट के पढ़ेंगे। उस हाँ जी, दक्षिणी भाग सिरोही, ये आगे अपने लिखेंगे, सिरोही उदयपुर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, फैला हुआ है। ये आगे लिखेंगे, एक बार यहाँ इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे ऊंचा है। हाँ, डायग्राम बना लो, इसको डायग्राम को बना लो। बना लिया होगा। अब इसमें हम देखें जैसे कि अरावली का कुल विस्तार कितने किलोमीटर है, 692। 692 कुल है, यानी कि कितने प्रतिशत है, अरावली का कुल 100% है। 100% वो कितने किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है। अब अरावली का 550 किलोमीटर जो भाग है वो राजस्थान के अंदर है। तो ये इस 692 का लगभग कितने प्रतिशत है, तो अगर अपने बड़े बड़े आंकड़े की बात करें तब तो ये होता है 80%। कितने प्रतिशत होता है, 80%। अगर प्रॉपर आंकड़ा आपने याद करें तो ये होता है 79.48%। 79.48%। तो बड़ा अगर अपने लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अगर प्रॉपर आंकड़ा आपने लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। ये कई बार जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है कि अरावली के कुल विस्तार का कितने प्रतिशत विस्तार राजस्थान के अंदर है, तो 80% भी बोल सकते हैं, या प्रॉपर आंकड़ा आंकड़ा जो है अपने बोल सकते हैं 79.48%। अब अरावली के विस्तार की राजस्थान में बात करें कि राजस्थान के कितने जिलों में अरावली का विस्तार पाया जाता है, तो हमें औसत रूप से अगर पढ़े तो औसत रूप से अपने पढ़ते हैं 15 जिले। कितने जिले पढ़ते हैं, 15 जिले पढ़ते हैं। कुछ विद्वान है वो 17 भी बता देंगे, कुछ 12 भी बता देंगे, कुछ 9 भी बता देंगे, कुछ 10 भी बता देंगे। यानी कि फिक्स तो नहीं मान सकते। फिक्स इसलिए नहीं मान सकते भी, अब जालोर है, जालोर को हमें मरुस्थलीय प्रदेश में भी शामिल करते हैं, लेकिन जालोर का कुछ भाग है वो अरावली में भी शामिल है। सिरोही है तो सिरोही को लगभग हमें अरावली में शामिल करते हैं, लेकिन सिरोही का कुछ भाग भी जो उत्तर वाला भाग है वो मरुस्थल में शामिल है।
ब्यावर दोनों में ही आता है। तो कुछ लोग हैं वो मरुस्थल में मान लेते हैं, कुछ लोग हैं वो अरावली में मान लेते हैं। ऐसे करके कुछ क्या है, इस प्रकार से इसका विस्तार है। तो हम औसत रूप से अगर माने तो हम कितने जिले मानते हैं? 15 जिले मानते हैं। तो लिखिए अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार राजस्थान में या राजस्थान के 15 जिलों में, 15 जिलों में पाया जाता है। अरावली का विस्तार राजस्थान के 15 जिलों में पाया जाता है। कौन से है वो 15 जिले, लिख लेते हैं। शुरू करते हैं अपने, लिखिए उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, नीम का थाना, नीम का थाना, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, अलवर, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, और दुदू। ये कितने जिले हो गए? ये 15 जिले हो गए, जिनमें प्रमुख रूप से विस्तार पाया जाता है। गौण जिले भी हैं, लिखेंगे तो फिर संख्या ज्यादा हो जाएगी, याद करना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जब यहाँ से प्रश्न आएगा ना, तो उस प्रश्न के ऑप्शन देखने पर स्पष्ट रूप से अपने को पता लग जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जैसे मान लो कि मैं प्रश्न बना रहा हूं कि राजस्थान के किस जिले में अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। अब देखो ऐसा क्वेश्चन बनाया मैंने, अब जो प्रश्न बनाने वाला है ऑप्शन इसी प्रकार से देगा। जैसे एक उसने लिख दिया सिरोही, एक उसने लिख दिया उदयपुर, एक उसने लिख दिया अजमेर, एक ऑप्शन दे दिया जैसलमेर। तो उत्तर क्या हो गया? जैसलमेर। अगर वो जैसलमेर नहीं दे, वो लिख दे कि डीडवाना कुचामन, तब क्या करोगे? तब उत्तर क्या होगा? तब उत्तर होगा डीडवाना कुचामन। यहां लिख दे जालोर, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर जालोर हो जाएगा। यहां लिख दे पाली, तो उत्तर पाली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अरावली का विस्तार इन जिलों में ज्यादा है इसके मुकाबले, है ना। इस कारण क्या है, उत्तर बदल जाता है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उत्तर क्या होगा। प्रमुख विस्तार कहाँ है? तो उदयपुर में है, सिरोही में है, राजसमंद में है, ब्यावर में है, अजमेर में है, नीम का थाना के अंदर है, जयपुर के अंदर है, दौसा के अंदर है, इन जिलों के अंदर है। डीडवाना कुचामन में इतना ज्यादा नहीं है, सीकर में भी ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, झुंझुनू में भी इतना ज्यादा नहीं कह सकते, ठीक ठाक सा विस्तार है। तो इस प्रकार से क्या है, ऑप्शन निकालना पड़ता है। अपने जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, तो ऑप्शन अपने आप अपने निकालने, अपने दिमाग में आने लग जाएंगे कि उत्तर कैसे देना है। अपने टेस्ट ले लेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। आगे अपने बात करते हैं
कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला, अरावली का सर्वाधिक, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? उदयपुर में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? उदयपुर जिले के अंदर है। अरावली का सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है? मुख्य जिलों की बात करें तो, मुख्य जिलों की बात करें तो अजमेर में सबसे कम है। तो लिखेंगे अरावली का न्यूनतम विस्तार, अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला जिला, तो जिला कौन सा हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो मुख्य जिले है ना, मुख्य जिलों में अजमेर में कम है। अगर ऐसे बात करें कि मैं क्योंकि जालोर में कम है, तो हाँ जालोर में कम है, लेकिन जालोर मुख्य जिला नहीं है, अरावली की रीढ़ में नहीं आता। अरावली के रीढ़ में आने वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर है, सिरोही है, राजगढ़ है, ब्यावर है, अजमेर है, नीम का थाना है, जयपुर है, ये इसकी रीढ़ के अंदर आते हैं, जहां से प्रमुख रूप से क्या ये गुजरती है। तो उस आधार पे न्यूनतम विस्तार वाला जिला कौन सा हो जाएगा? हाँ। इसके बाद में अरावली का सबसे निम्नतम तल, सबसे नीचा तल कौन सा है? अरावली का सबसे नीचा तल, तो अरावली का सबसे नीचा तल है पुष्कर घाटी। अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर सबसे कोई नीचा भाग है तो वो कौन सा भाग है? पुष्कर घाटी। तो लिखेंगे अरावली का निम्नतम तल, निम्नतम तल, सबसे नीचा तल तो पुष्कर घाटी, पुष्कर घाटी। सबसे ऊंचा भाग तो गुरु शिखर है ही, अपने को पता है कि सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? गुरु शिखर है। और अरावली के मध्यवर्ती भाग का विस्तार कौन से जिले में है? अब अपने देखें कि अरावली ये जैसे राजस्थान है, इसमें अपने देखें कि ये इस प्रकार से अरावली है, तो यहां पर जो बीच में जो जिला पड़ रहा है वो जिला कौन सा है? अजमेर है। तो राजस्थान के अरावली का जो मध्यवर्ती भाग है वो कौन से जिले में पाया जाता है? अजमेर में पाया जाता है। तो लिखेंगे अरावली के मध्यवर्ती भाग का, मध्यवर्ती भाग का विस्तार वाला जिला, तो मध्यवर्ती भाग का जिस जिले के अंदर विस्तार है वो जिला कौन सा है? वो जिला है अजमेर, अजमेर जिला है। ठीक है, तो ये अपने आज बात कर ली अरावली के बारे में, निर्माण को लेकर के, निर्माण किस प्रकार से होता है इसका, फिर अपने देख लिया कि कौन से काल में निर्माण हुआ। तो धारवाड़ क्रम अपने को याद रखना है, अपनी कैम्ब्रियन काल याद रखना है। अरावली के निर्माण से पहले यहाँ पर कौन से क्रम की चट्टान थी? दहली क्रम की चट्टान थी। 3 श्रेणी है राजस्थान के अंदर उसकी, अलवर समूह है, अजबगढ़ समूह है और रायलो समूह है। अलवर समूह अलवर के अंदर है, अजबगढ़ समूह भीलवाड़ा के आसपास है और रायलो समूह बाड़मेर और बालोतरा वाले क्षेत्र में है। इतना डिटेल अपने कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है उनकी। फिर अपने जिले देख लिए, कितने जिलों के अंदर? 15 जिलों के अंदर, कुल लंबाई 692 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर लंबाई 550 किलोमीटर। और प्रतिशत की बात करें प्रॉपर तो 79.48%। और वैसे विस्तार तो लक्षद्वीप समूह के मिनी